हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल है यूट्यूब पे एज अ कमेंट, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सर काइंडली प्रोवाइड सम टिप्स टू पास एफपीटी एग्जाम। अच्छा, एफपीटी को पास अगर आपने करना है और उसको समझना है तो एफपीटी को तीन इंपॉर्टेंट एरियाज में भी डिवाइड करता हूँ हमेशा हर एक स्टूडेंट के लिए। एरिया वन इज ऑल थ्योरी, आपकी एफपीटी सबकी सब थ्योरी, और थ्योरी को कैसे याद रखना है वो मैं बताता हूँ। नंबर टू पार्ट कम्स जहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भी थ्योरी होती है लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं होती, वो होती है कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर करना। और द थर्ड थिंग इज राइटर्स। राइटर्स का केस बिल्कुल सेपरेट है। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग थ्योरी को कैसे अंडरस्टैंड करना है। देखिए, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि थ्योरी को रटना शुरू कर देते हैं। आपने थ्योरी को याद नहीं करना विद इन एफपीटी। वहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये नहीं बोला कि 3 लाइन्स में मुझे एक्सप्लेन करके बता दो कि इसका आंसर क्या है। वहाँ पे आपको की पॉइंट्स आने चाहिए फ्रॉम विद इन द थ्योरी। अब की पॉइंट्स समझने के लिए ज़रा आप ये स्क्रीन चेक करें और आप ये सोचें कि अगर इस स्क्रीन के अंदर से जो पॉइंट्स रेड में मैंने हाईलाइट किए, में अगर आप इनको याद रखें, जैसे टॉपिक नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कलेक्टिव गोल होता है, एक टीम वर्कअप कर रही होती है, और एक साइनर्जी वहाँ पे डेवलप हो रही होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसी तरह से हर थ्योरेटिकल टॉपिक के अंदर मैं भी अपने कोर्स के अंदर कुछ चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ इनटू डिफरेंट वर्ड्स। वहाँ पे की पॉइंट्स मैं आपको कहता हूँ कि इनको अपने जहन में रखें, एक स्टोरी के लिहाज से, किसी एग्जाम्पल के लिहाज से, तो आपको वो थ्योरी याद रहती है। द सेकेंड थिंग नाउ कम्स टूवर्ड्स कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स के एग्जाम्पल मैं देता हूँ टॉपिक नंबर 8 जो मैं पढ़ाता हूँ, या जो आपकी कैप्लन के अंदर चैप्टर नंबर 8 है या 9 है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स का चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं। पेस्टल एनालिसिस हो गया, पोर्टर 5 फोर्सेस होगी, पोर्टर वैल्यू चेन हो गया। यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता। यहाँ पे दिस इज टोटल कॉन्सेप्चुअल थिंग। इसको आपने याद नहीं करना, इसको आपने अपने माइंड में इस तरह से बिठाना है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रहें। जैसे इकोनॉमी के अंदर अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली सप्लाई को डिक्रीज होना चाहिए, या फिर प्राइस को भी ऊपर जाना चाहिए डिमांड के साथ साथ। और अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो डिमांड को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। मतलब जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर, कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन का, डिमांड जब इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है तो आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ जाता है। डायग्राम्स के थ्रू समझना, ग्राफ्स के थ्रू समझना, ये वो वाला कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आपने अपने जहन में बिठाना है कॉन्सेप्चुअली। कम्युनिकेशन वाला जो आपके पास चैप्टर है विद इन एफबीटी, उसको अक्सर बच्चे याद कर रहे होते हैं, वो याद करने वाला चैप्टर नहीं है, वो आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। 5 पैटर्न्स अगर आपको याद हो कि किस तरह से कम्युनिकेशन होती है, उसकी एग्जाम्पल कोई आपके ट्यूटर ने आपको समझाई हुई हो, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया होता है राइटर्स का। राइटर्स के बारे में अगेन, राइटर्स के अंदर थ्योरी भी आती है और साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। अक्सर राइटर्स की एग्जांपल दूं, जैसे कि ट्रकर एक आपके पास राइटर है, इसके बाद बाकी डिफरेंट राइटर्स हैं। ये राइटर्स अपनी थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो तो किस तरह से करना है, टीम कैसे बनानी है, टीम के अंदर कौन कौन सा बंदा होना चाहिए, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का बंदा होना चाहिए। ये सब कुछ होता है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट को आपने इस तरह से याद करना होता है। अगेन, जो कुछ राइटर ने बोला वो सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। लेकिन राइटर का नाम और राइटर ने एक्चुअली में बातें क्या की, अगर एग्जामिनर ये चीज पूछ लेता है कि ये वाली बात किस राइटर ने बोली हुई है, एग्जाम के अंदर ये चीज पूछता है, तो फिर वहां पे रटना पड़ता है आपको क्या, राइटर का नाम और राइटर ने क्या चीज बोली हुई थी। सो दिस राइटर के कॉन्सेप्ट के अंदर अगेन कॉन्सेप्चुअल चीजें भी आ जाती हैं और साथ ही साथ उसके अंदर थ्योरेटिकल चीजें भी आती हैं जो कि आपको की पॉइंट्स अपने जहन में रखने होते हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एफबीटी, सिर्फ ये 3 चीजें नहीं है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एफबीटी को प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 मंथ एंड 15 डेज चाहिए, विच इज मोर देन इनफ। अगर बहुत भी आप ज्यादा प्रिपेयर करना चाहते हो तो 2 मंथ्स इज मोर देन इनफ। 2 मंथ्स में भी आपके पास काफी ज्यादा टाइम रह जाता है। उसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, याद रखें। पास पेपर्स करना सीखें। पास पेपर से मुराद ये है कि किट के क्वेश्चंस करना सीखें, और साथ ही साथ आप एसीसीए का जो प्रैक्टिस मॉक एग्जाम होता है, ऑनलाइन पेड मॉक एग्जाम्स होते हैं, वो दें लाजमी। उससे आपको ये चीज़ पता चलती है कि बुक अगर आप यूज़ करें, अगर आप एसीसीए स्टडी हब के नोट्स यूज़ करें, तो उसके अंदर वो कौन सा एरिया जो कि रेलेवेंट नहीं है एग्जाम में, आज तक नहीं पूछा गया। अगर आप बीपीपी की किट, कैप्लन की किट सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर एक चीज़ उन हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस में नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसको थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसको 100% छोड़ तो नहीं सकते, बट उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एट द सेम टाइम कोशिश हमेशा ये करें, जो आपके 24 डिफरेंट चैप्टर्स हैं विद इन कैप्लन,
बीपीपी के अंदर भी तकरीबन इतने ही हैं, और जो आप एसीसी स्टडी हब के ऊपर जाते हैं वहाँ पे 33 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आपने अपने कोर्स को यूँ लेके चलना है कि टॉपिक नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो आपका 4 तक चैप्टर्स है, ये आपको बेसिक्स दिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। यू हैव टू रीड देम वंस। आई थिंक 4 days इज मोर देन इनफ इन ऑर्डर टू रीड दीज एग्जाम्स, रीड दीज चैप्टर्स। जब वो 4 दिन आपके गुजर जाते हैं, आपको हर एक चीज़ समझ आ जाती है, तो फिर उनके MCQ सॉल्व करना ज़रूरी है। 1 day फॉर MCQs, देयर गोज योर 5 days, और रिमेनिंग आपके नेक्स्ट 7 to 8 days लगते हैं पेस्टल, पोर्टर, वैल्यू चेन और पोर्टर की दी गई जो एनालिसिस था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, जो कि पोर्टर 5 फोर्सेस के नाम से मशहूर है, उसको याद करने के लिए 6 to 7 days, और उन सब के MCQ सॉल्व करने के लिए 1 more day। यहाँ पे आपके 6-7 और चैप्टर्स निकल जाते हैं पोर्टर तक जब आप जाते हो, पेस्टल प्लस पोर्टर जब करते हो। और फिर आपके पास आगे क्या आता है? आगे आपके पास आ जाता है डिफरेंट चैप्टर्स जो कि एम्प्लॉयज से भी रेलिवेंट है, ट्रेनिंग से भी रेलिवेंट है, मोटिवेशन से भी रेलिवेंट है, एम्प्लॉय की सिलेक्शन एंड फायरिंग से भी रेलिवेंट है। ये 4 डिफरेंट अगर एरियाज में डिवाइड करो तो 30 days फॉर रिमेनिंग चैप्टर्स, दीज आर मोर देन इनफ। और इन चैप्टर्स के साथ साथ इनके MCQs करना ACC स्टडी हब के एंड कैप्लन के एंड BPP के। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो 15 days की आपको चाहिए होती है रिविजन। 15 days की रिविजन के अंदर आप चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हो और आखिर तक जाते हो एंड यू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स। अब इस सारे के सारे कोर्स के अंदर एक चीज आपने याद रखनी है, याद करने को आपको कोई नहीं बोलता। FBT इज क्वाइट लेंथी। अब एग्जाम के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पे आपको चीजें याद नहीं करनी होती, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर चाहिए। इफ यू हैव क्लियर कॉन्सेप्ट्स, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स अगर आपके हैं, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर अगर आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, आप पास कर जाओगे। अच्छा, एट द सेम टाइम हर चीज़ की डेफिनेशन में अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है, उसकी एग्जांपल्स आपके ट्यूटर ने आपको सिखाई हुई है, तो आप इजीली उस एग्जाम के क्वेश्चन को क्लियर आउट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द वे टू सॉल्व एन ACCA FBT एग्जाम। और FBT को 1.5 मंथ्स में किस तरह से कवर अप करना है, मैंने उसका आपको ब्रेक डाउन दिया है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर दूं। एक थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी को याद नहीं करना, कॉन्सेप्चुअल बेस से समझना है, उसके की पॉइंट्स को आपने याद रखना है, पूरी चीज़ें आपने याद नहीं करनी। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने माइंड में क्लियर रखना है। और जो फिर आपके पास बच्चे थे पीछे राइटर्स, उनके नाम एक्सक्यूज मी, उनकी दी गई थ्योरी और फिर कॉन्सेप्ट यूज करके उस थ्योरी में क्या लिखा था वो आपने याद रखना होता है। थैंक यू।